बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम बेटा मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जी बेटा, उस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम, एनीवन एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट डेफिनेशन? कुछ पूछना चाहते हैं तो भी पूछ लें। वैसे मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, उसी डेफिनेशन से ही मैं स्टार्ट करूंगा और उसके अंदर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि आप लोगों ने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हम यूज करेंगे। देन उसके बाद जो है वो हम आगे फर्दर जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। बेसिकली वो सब्जेक्ट पढ़ने से पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपके यहाँ पे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है ही कोई नहीं, सिर्फ ये पहला सब्जेक्ट है जो आपको 8th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए आपको बेसिक चीजें मैं बताऊंगा। तो लास्ट टाइम बेटा हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें जो लास्ट पे लिखा हुआ है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट। तो ये बन जाएगी आपकी कॉस्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। डेफिनेशन यही रहेगी, सिर्फ एंड में लिखा है ना फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगी। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा कि ये चीज क्या होती है। इसके अंदर जो कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? यहाँ पे मैं आपको दो किस्म की स्टेटमेंट्स बताऊंगा। एक स्टेटमेंट होगी जिसका नाम होगा बैलेंस। ओके, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये दो स्टेटमेंट्स है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, टर्म्स यूज होती हैं। वो टर्म्स मैंने बेसिकली आपको बतानी है कि वो टर्म्स है क्या। बैलेंस शीट बेटा क्या होती है? किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी। द स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस माइक म्यूट करें बेटा अपने। फाइनेंशियल पोजीशन, और बेटा मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, एक यूज कर रहा हूं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था या नहीं किया था? मुझे बताइएगा काइंडली। ये चीजें मैंने पढ़ाई थी लास्ट टाइम कि नहीं अभी? नो सर, जस्ट नेम नो सर, नहीं पढ़ाई थी आपने। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटा दो चीजें मैंने बोली हैं कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये बेसिकली दो स्टेटमेंट्स बनाती है। एक का नाम है फाइनेंशियल बैलेंस शीट और एक का नाम है इनकम स्टेटमेंट। जो बैलेंस शीट होती है ये किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, और जो इनकम स्टेटमेंट होती है किसी भी चीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताती है। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? कि फाइनेंशियली तौर पे वो बिजनेस कितना स्ट्रांग है। अच्छा, उसके अंदर तीन चीजें बेटा आती हैं चेक करने के लिए। एसेट्स इज इक्वल टू, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अभी, लाइबिलिटीज प्लस, दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट जो मैंने अभी लिखा। अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन में फर्क क्या है बेटा? पोजीशन का मतलब होता है कि वो कंपनी फाइनेंशियली तौर पे कितनी स्ट्रांग है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, उसकी जायदादें कितनी, उसके पास कितनी मशीनें हैं, कितनी लैंड है, ये उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि वो जो कंपनी है वो साल के अंदर प्रॉफिट कमा रही है या लॉस में जा रही है। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देगी वो आपकी इनकम स्टेटमेंट होगी, उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगी बेटा उसको हम बोलेंगे बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के अंदर ये मैंने तीन चीजें लिखी हैं। एक होती है एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उसकी लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और उसकी ऑनर इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसेट्स क्या होते हैं। जी, क्या होते हैं एसेट्स बेटा? एनी आइडिया व्हाट डज मीन बाय एसेट? सर एसेट्स में सारी चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस के अंदर जो उनकी जो प्रॉपर्टी आ जाती है, उनके अमाउंट आ सकती है। ओके, उनकी मनी होगी, प्रॉपर्टी आ गई, लैंड आ गया, ठीक है।
सर जो बाकी इसमें पर जितनी रॉ मटेरियल जो उनके पास पड़ा हुआ है वो सर उनका एसेट्स ही होगा। ओके, यानी अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बेटा बोलूं तो एसेट्स को हम डिफाइन करते हैं एनीथिंग विच इज ओन बाय द बिजनेस। हर वो चीज जो बिजनेस की मलकियत है, OWN, ओन का मतलब होता है मलकियत। तो हर वो चीज जो बिजनेस की मलकियत होगी वो उसके एसेट्स हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो मशीन है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मेरे पास क्या एसेट्स है, मेरे पास मोबाइल है, ये मेरा एसेट है, ये लैपटॉप मेरा एसेट है। इसके अलावा अगर मेरे पास गाड़ी है तो वो मेरा एसेट है, यानी हर वो चीज जिसका मैं मालिक हूं वो मेरे लिए मेरा एसेट है। अब अगर आपने मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी हो कि मिस्टर अदनान की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो आप लोग क्या चेक करेंगे? आप मेरा बैंक बैलेंस चेक करेंगे, आप मेरा घर चेक करेंगे, आप चेक करेंगे कि मेरे पास गाड़ी है या नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे एसेट्स की बुनियाद पर अंदाजा लगाएंगे इस बंदे के पास कितने एसेट्स और ये फाइनेंशियली तौर पे बंदा स्ट्रांग है या वीक है। इसी तरह कंपनी की जब फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी हो तो हम यही देखते हैं कि कंपनी के पास कितनी मालियत के एसेट्स हैं। अच्छा, एसेट्स क्या के दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं करंट एसेट्स और एक होते हैं आपके पास फिक्स एसेट्स। क्या फर्क है दोनों में बेटा? एनी आइडिया? करंट एसेट्स जो है वो वेरिएट कर सकते हैं सर, कभी ज्यादा कभी इंक्रीज। जो फिक्स एसेट्स होंगे वो तो फॉर एग्जांपल उसकी लैंड है वो तो लैंड रहेगी, और जो उस मशीनरी लगी है वो तो रहेगी। लेकिन जो करंट एसेट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मनी हो सकती है, कभी ज्यादा है। बिल्कुल सही बोल रहे बेटा। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर कंज्यूम करते हैं, यानी उनकी जो लाइफ होती है, मैं ये लिख देता हूं ताकि आप लोगों के पास ये रहे भी, आर इक्वल टू 1 ईयर। यानी मैक्सिमम बेटा वो जो होते हैं उनकी जो लाइफ होती है इन एसेट्स की वो 1 साल होती है। इनको हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। इसमें आपका कैश आ जाएगा, इसमें आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी, इसमें आपका रॉ मटेरियल वगैरह आ जाएगा जो कि विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाता है और उसका सर्कल खत्म हो जाता है। तो ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर होती है वो सारे के सारे एसेट्स आपके करंट एसेट्स में आते हैं। फिक्स एसेट्स की बेटा डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे एसेट जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। फॉर एग्जांपल आपका लैंड, आपकी बिल्डिंग, आपकी मशीनरी, ये सारी की सारी जो है ये आपकी फिक्स एसेट्स के अंदर इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। अच्छा, अब करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स के अलावा और भी टाइप्स होती हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, लाइक मशीन हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये आप टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, लाइक रेपुटेशन हो गई, गुडविल हो गई, ये सारी की सारी चीजें आपके इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। लेकिन हमारी जो मेन दो कैटेगरीज है जो हमने यूज करनी है वो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स है। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं, और फिक्स एसेट्स आपके वो एसेट्स होते हैं जिनको आप मोर देन 1 ईयर में कंज्यूम करते हैं, दोज आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स। अच्छा, ये तो हो गया एसेट्स के बारे में। व्हाट अबाउट लायबिलिटीज? लायबिलिटीज क्या होती है बेटा? एनी आइडिया? कर्ज वगैरह होता है। ओके, कर्ज वगैरह होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और सिंपल बेटा, एनीथिंग पेएबल बाय द बिजनेस। हर वो चीज जो बिजनेस ने पे करनी है, जो उसके जिम्मेदार है, जिम्मा है। यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपने किसी के कोई उधार पैसे देने हैं, आपने उधार पे मटेरियल खरीदा हुआ है, हर वो चीज जो बिजनेस के जिम्मे पेएबल है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। ये भी बेटा दो तरह की होती हैं, एक को हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी और एक को हम बोलते हैं फिक्स लायबिलिटीज। सेम बेटा कॉन्सेप्ट जो एसेट वाला था। करंट लायबिलिटीज आपकी वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपने विद इन 1 ईयर पे करनी होती हैं, यानी जिसको हम शॉर्ट टर्म लोन्स भी कह सकते हैं। आपने किसी बंदे से उधार लिया, 3 महीने के उधार पे लिया, आपने कहा यार 3 महीने बाद मैं पैसे दे दूंगा, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है। यानी लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर में आपने वो पैसे वापस करने हैं, तो वो आपकी करंट लायबिलिटीज होगी। फिक्स लायबिलिटीज वो पैसा होगा जो आपने मोर देन 1 ईयर में पे करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैंने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल से ज्यादा अरसा जब आएगा तो वो आपकी फिक्स लायबिलिटीज हो जाएंगी। अब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी हो तो ये भी चेक किया जाता है कि आपने कितना लोन लिया हुआ है, आपके जिम्मे कितना कर्जा है। ये ना हो कि आपने एसेट्स तो बनाए हो बहुत ज्यादा, लेकिन पता चले कि वो सारे के सारे एसेट्स आपने कर्ज पे लेके बनाए हुए हैं। इट मीन दैट कि यू आर फाइनेंशियली नॉट स्ट्रांग पर्सन। कंपनी के बारे में यही चीज चेक की जाती है कि जो कंपनी है वो बिजनेस के अंदर क्या अपना पैसा इस्तेमाल कर रही है या वो बैंकों से लोन लेके पैसा इस्तेमाल कर रही है। तो जितना ज्यादा बेटा आप लोन लेंगे वो कंपनी उतनी ज्यादा रिस्की होगी। क्यों रिस्की होगी? क्योंकि वो लोन का पैसा बेटा हमने वापस भी करना होता है।
ओके बेटा, थर्ड आ जाए ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी क्या होता है बेटा? हर वो सर चीज जो बेटा ओनर, बिजनेस में ऑनर इंट्रोड्यूस करवाएगा। हर वो चीज जो मालिक अपनी जेब से पैसा लगाएगा उसको हम बोलते हैं ऑनर इक्विटी। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपया कैश के तौर पे बिजनेस में लगाया तो वो मेरी ऑनर इक्विटी है। मैंने कोई प्रॉपर्टी लगाई वो मेरी ऑनर इक्विटी है। मैंने कोई बिल्डिंग दे दी वो मेरी ऑनर इक्विटी है। मैंने कोई लैंड बीच में यूज किया वो मेरी ऑनर इक्विटी है। और ऑनर इक्विटी को दूसरा नाम जो बेटा हम देते हैं उसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑनर इक्विटी का जो दूसरा नाम है वो कैपिटल है। ये मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ बार बार क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये हमने आगे जब न्यूमेरिकल करने हैं तो वहां पे ये वर्ड्स यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए एसेट्स का मतलब क्या है, लायबिलिटीज का मतलब क्या है और ऑनर इक्विटी का मतलब क्या है। तो ऑनर इक्विटी बेटा हम बोलते हैं कैपिटल को। वो पैसा जो बिजनेस में ऑनर इंट्रोड्यूस करवाएगा उसको हम ऑनर इक्विटी बोलेंगे। ये हो गया सर बेटा ये जो ये कह सकते हैं कि बिजनेस की जो स्टार्टिंग मनी है, जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है, वो ही सिर्फ ओनर इक्विटी में आएगी। उसके बाद जो पैसा लग रहा होगा वो भी डेफिनेटली उसी ओनर का प्रॉफिट होगा जो उस पर वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो भी जी ओनर बिल्कुल इक्विटी में आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो आपने स्टार्टिंग पे पैसा लगाया वो आपकी ऑनर इक्विटी है, उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आपकी कैपिटल के अंदर प्लस या माइनस होता रहेगा। ठीक है सर। वो जब हम लोग स्टेटमेंट्स ठीक। बनाएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये देखिए इतना कैपिटल था, इसमें आपने इतना प्रॉफिट आया तो उतना प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे तो उतना कैपिटल आपका इंक्रीज कर देगा। बेटा याद रखिएगा जो चीज भी बिजनेस कमा रहा है वो ओनर का ही है ना, मालिक का ही है ना। अगर लूज हो रहा है तो वो भी मालिक का ही है। तो जी बेसिकली सर। कैपिटल का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टार्ट ऑफ द बिजनेस पे जो पैसा लगाया जाता है या जो भी चीज लगाई जाती है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो फर्नीचर उसने दिया घर से, चाहे उसने लैंड दिया, चाहे उसने बिल्डिंग दी, वो उसकी ऑनर इक्विटी में आती है। ठीक ठीक। तो ये चीजें बेटा बताएंगे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम, एनीवन, एनी कंफ्यूजन? ओके, अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर जो कि है इनकम स्टेटमेंट। सर एसेट्स भी ओनर इक्विटी भी नहीं आते? जी बेटा एसेट्स भी ओनर के ही होते हैं। ये देखिए अगर आप चेक करें तो मैंने आपको यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी के। अब यहाँ पे अगर देखिए मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एसेट्स जो है वो 80,000 के हैं, आपने लोगों के पैसे देने हैं 20,000 प्लस ऑनर इक्विटी है 60,000, तो ये दोनों साइडें बेटा इक्वल होनी चाहिए। अब अगर आप 20,000 रुपया पे कर देते हैं तो बाकी जो आपके पास बचते हैं चीजें वो आपके एसेट्स में ही चली जाती हैं, वो ऑनर की ही होती हैं। एसेट्स भी ऑनर के ही होते हैं, लेकिन वो एसेट्स जो शुरू के अंदर बिजनेस में ऑनर ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं उसको ऑनर इक्विटी में लिखेंगे, बाकी को सिर्फ एसेट्स में लिखेंगे। नो डाउट जब बिजनेस फेल होता है, फ्लॉप होता है, जब कोई चीज बेचनी पड़ती है तो वो एसेट्स मालिक के ही होते हैं असाजा। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बेटा क्या बताती है? किसी भी चीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन कि वो बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आप इस सेंस में ले लें कि पूरा साल बिजनेस ने रन किया, एंड पे जाके हमने देखा कि बिजनेस प्रॉफिट में गया या लॉस में गया, तो इसके लिए बेटा हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है ये आपकी बिजनेस के बारे में बताएगी कि आपका बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जरा क्वेश्चन सुनिएगा मेरा, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है? सर परफॉर्मेंस पोजीशन पर डिपेंड करेगी। परफॉर्मेंस जो है वो तो पोजीशन जैसी पे डिपेंड करेगी। ओके, सर नहीं सर, पोजीशन जो है पोजीशन ये जो है हमारी वो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस करेगी। पर डिपेंड करेगी। वन बाय वन। आदिल के बाद ऑपोजिट बेटा बोल क्यों रहे बोल रहे थे? सर सर ये पोजीशन डिपेंड करेगी कि परफॉर्मेंस क्या दे रहा है। पोजीशन डिपेंड करेगी परफॉर्मेंस क्या दे रहा है, यानी आप कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही है। जी सर। जी, और बोला करें बेटा, बोला करें, जो भी आंसर आता है बोला करें, कोई इशू नहीं है, गलत है सही है कोई मसला नहीं, हम डिस्कस करने बैठे हुए हैं, बाकी लोग भी बोला करें। सीआर साहब बैठे हुए हैं? जी सर। सीआर साहब बैठे हैं मैंने कहा? जी सर, जी सर, बोल। हाँ, अब आई आवाज बेटा आपकी। बेटा एक तो आपने ये ना स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का, ठीक है? जी सर। साथ साथ आपने जी ले जी लेना जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे वो आपने मुझे सेंड कर देने उनकी लिस्ट। ये कुछ जी स्टूडेंट्स अभी सर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जब हमारी क्लास एंड पे जा रही है। ओके
बेटा जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना, वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। अब अगर आप अच्छा कमाएंगे तो ही आपकी पोजीशन स्ट्रांग होगी ना, अगर आप कमाएंगे नहीं तो पोजीशन कैसे स्ट्रांग हो जाएगी। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल पहले बाइक थी, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो मैंने इतना मेहनत की, मैंने परफॉर्म किया, मैंने कमाया, मैंने अर्न किया, मैंने प्रॉफिटेबिलिटी कमाई अपनी। जैसे जैसे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती गई, मैंने क्या किया, मैंने मतलब बाइक से गाड़ी पे आ गया, गाड़ी से मैंने घर खरीद लिया एंड सो ऑन। जो पोजीशन होती है बेटा आपकी, वो हमेशा आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। जिस तरह कहते हैं ना कि यार ये बंदा बड़ा गरीब था, देखो इसने इतनी मेहनत की और ये इतना वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया। वो कैसे वेल एस्टेब्लिश हुआ बेटा, उसने परफॉर्म किया। सो दैट्स व्हाई जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो हमेशा आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रही होती है। तो कंपनीज जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे बेटा, उतना ही अच्छा कंपनी को उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होती जाएगी। वो नए से नए एसेट्स लेके आएगी मार्केट में, वो नई से नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएगी। जब नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएगी तो बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक दो वर्ड लिखूंगा, अब आपने मुझे उनका मतलब बताना है, उनकी मीनिंग क्या है। सेल्स और रेवेन्यू में क्या फर्क होता है, जस्ट एक दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देने हैं मैंने आपको। अक्सर हम वर्ड सुनते हैं सेल्स, कि जी हमारी कंपनी कितनी सेल्स होगी, 2 लाख की। सेल्स और रेवेन्यू में क्या फर्क है? सर सेल्स में सर जो चीज हम बेचते हैं मिसाल के तौर पर, जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया, और रेवेन्यू जो उससे हमने प्रॉफिट जनरेट किया। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस को लिखते हैं। देखिए जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो आप उसको कैसे बनाते हैं? आसान डेफिनेशन है, सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस किया, आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ गया। यानी जितनी आपने सेल की उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। सिंपल जी अपने सर। अपनी मंथली एग्जांपल ले लो कि महीने में पूरे आपको कितनी पॉकेट मनी मिली, उसमें आपने कितने एक्सपेंसेस किए। अगर आपके पास पैसे बच गए तो आप प्रॉफिट में है, अगर नहीं बचे तो आप लॉस में है। जी तो फिर सर बिल्कुल। रेवेन्यू का वर्ड जी, सही प्रॉफिट लॉस दोनों के लिए बोला जाएगा। से जी प्रॉफिट एंड लॉस एक ही चीज है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है कि अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं तो आप प्रॉफिट में है, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आप लॉस में है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको 10,000 पॉकेट मनी मिली, आपने अपना खर्चा चलाया, महीने के एंड में जाके देखा तो आपके पास 1,000 बच गया। इसका मतलब है कि आप 1,000 प्रॉफिट में चले गए। महीने के एंड पे जाके आपने देखा तो आपका 10,000 की बजाय 12,000 खर्चा हो गया, 2,000 आपको कहीं से पकड़ना पड़ा उधार, तो वो जो 2,000 आप डेफिसिट में गए वो आपका लॉस है। जी सर ठीक है। आसान अल्फाज में मैंने बता दिया। बिजनेस भी ऐसे ही करता है कि पूरे साल में जो उसने चीजें बेची होती हैं और जो पूरे साल के उसके एक्सपेंसेस होते हैं उनको वो प्लस माइनस करते हैं। अगर उनके पास चीजें बच जाती हैं तो प्रॉफिट, अगर नहीं बचता पैसा तो वो लॉस में जा रहे होते हैं। और अगर पूरे हो जाए पैसे पूरे पूरे, उसको ब्रेक इवन बोलते हैं। यानी 10,000 रुपया था, 10,000 ही लगा तो आप ब्रेक इवन पे है, ना प्रॉफिट में गए ना लॉस में गए। ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि सेल्स और रेवेन्यू का मतलब क्या है बेटा। सेल्स तो जिस तरह हम प्रोडक्ट बेचते हैं, आपने कहा जी जिस तरह आजकल दराज के ऊपर सेल लगी हुई है, दराज कहता है जी आप, चले मैं इसके आसान अल्फाज में देता हूँ कि आप मोबाइल बनाते हैं, आपने कहा जी मैंने इस साल 2 लाख रुपए के मोबाइल सेल कर दिए, तो वो जो 2 लाख रुपए हैं बेटा वो आपकी सेल्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो तो सेल्स है, लेकिन व्हाट अबाउट रेवेन्यू? फिर रेवेन्यू क्या हुआ बेटा? सेल्स और रेवेन्यू एक ही चीज है, याद रखिएगा। जो सेल्स का वर्ड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए, और जो रेवेन्यू का वर्ड होता है बेटा ये हम यूज करते हैं सर्विसेज बिजनेसेस के लिए। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार कि मैंने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, किसकी? टीसीएस की। अब टीसीएस की जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट का स्केड्यूल होता है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। अब टीसीएस क्या सेल करता है? टीसीएस तो कुछ भी सेल नहीं करता, वो तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो उसकी जो हम स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यानी टीसीएस ने सर्विसेज देके कितना रेवेन्यू जनरेट किया, उस रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फॉर एग्जांपल आप टेक्सटाइल की एग्जांपल ले लें, आप कहते हैं जी मैंने मसूद टेक्सटाइल मिल की स्टेटमेंट बनानी है, तो हम उसका स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो तो कपड़ा बेच रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मिस्टर अदनान की स्टेटमेंट बनानी है, तो बेटा मैं तो कुछ नहीं बेच रहा, मैं तो अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, और उस सर्विसेज के अगेंस्ट मुझे क्या मिल रहा है? पैसे मिलते हैं। उस पैसे को मैं नाम दूंगा रेवेन्यू का। तो जब मैं अपनी स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो मुझे पता चलेगा मुझे महीने के एंड पे कितना बचा, प्रॉफिट में गया मैं या लॉस में गया। तो सेल्स का वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए बेटा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए। और रेवेन्यू का वर्ड यूज किया जाता है सर्विसेज बिजनेसेस के लिए। अंडरस्टैंड? दोनों का मतलब सेम है।
इन दोनों में से भी एक्सपेंसेस माइनस Yes. होने। गॉट द आइडिया बेटा? यस सर। यस सर यस। कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा बेटा। ओके, एक कॉन्सेप्ट बेटा और जो कि हमने यूज भी करना है अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है? तो ये भी सेम ही है। अगर ये सेम है तो फिर टू डिफरेंट नेम क्यों है? देखिए जब ऊपर भी सेम था तो मैंने उनके लॉजिक बताई कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए है, एक सर्विसेज बिजनेस के लिए है। कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फर्क है? एनी आइडिया? सर कॉस्ट का भी लग रहा है सर, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए होंगी कॉस्ट। सॉरी तो कॉस्ट भी शायद मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए होंगी। ओके ठीक है, और एक्सपेंसेस सर्विसेज भी। बहुत अच्छे बेटा, माशाल्लाह है। तकरीबन फिटे मुंह, यानी जो मैंने पहले बताया उसी को आपने आगे बता दिया है। बहुत अच्छे वैसे ना, मतलब जो मैंने बताया उसी को आपने ना आगे उसको इम्प्लीमेंट कर दिया आगे उसी तरह। अच्छा, कॉस्ट और एक माइंड ना कीजिएगा, जस्ट मैं जरा बीच बीच में कुछ थोड़ी बहुत आपके साथ जुगते चलती रहेंगी, इसलिए आप लोगों ने माइंड नहीं करना, ठीक है? ताकि हमारा जो माहौल है वो खराब ना हो। कॉस्ट और एक्सपेंस में बेटा जी क्या सर, फर्क ठीक होता है है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने, यार ये जो स्टूडेंट बीच में बार बार ऐड हो रहे हैं ना, उसकी वजह से मुझे रुकना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने 10 बॉल मार्केट्स खरीदी, एक मार्केट की प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज, तो इसका मतलब है कि आपने 50 रुपए शॉपकीपर को पे किए। 10 बॉल पॉइंट खरीदी, एक बॉल पॉइंट की प्राइस है 5 रुपए, तो आपने 50 रुपए शॉपकीपर को पे किए। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट, यानी आपने 50 रुपए जो पे कर दिए बेटा वो आपकी कॉस्ट बन चुकी है। अच्छा, अब इसमें एक्सपेंस क्या है? अब फॉर एग्जांपल आपने 50 रुपए पे कर दिए, अब आपने पूरा साल जो है वो उसको इस्तेमाल किया, पेंसिलों को अपने बिजनेस के लिए ली, उसमें से 8 पेंसिल जो हैं वो आपने यूज कर ली, वो बने 40 रुपए, और बाकी की जो 2 पेंसिल्स हैं वो भी आपके पास पड़ी हुई हैं, वो भी आपने कंज्यूम नहीं की, साल खत्म हो गया। अब ये नीचे वाला दो चीजें देखिएगा जो मैंने लिखी हैं, 8 बॉल पॉइंट आपने यूज कर ली, लेकिन जो 2 बॉल पॉइंट है वो अभी पड़ी हुई है, बिल्कुल न्यू है, इसको हमने यूज नहीं किया, अगला साल शुरू हो गया, जिस तरह बजट के बाद अगला साल शुरू हो जाता है। अब ये जो आपने 8 बॉल पॉइंट यूज कर ली है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस। अच्छा, अब जब भी बेटा हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो मैंने आपको बोला सेल्स माइनस एक्सपेंसेस करते हैं, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, तो आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। मैंने कभी भी ये वर्ड यूज नहीं किया सेल्स माइनस कॉस्ट, मैंने ऐसा वर्ड यूज नहीं किया, एक्सपेंसेस का वर्ड यूज करता हूं। तो बेटा देखिए, कॉस्ट क्या होता है? व्हाट यू पे इज कॉल्ड कॉस्ट। एक्सपेंस क्या है? एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सपेंस। कॉस्ट का वो हिस्सा जो आप कंज्यूम करते हैं वो आपका एक्सपेंस है, जो अभी तक आपने कंज्यूम नहीं किया वो आपका एक्सपेंस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स आए कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, तो बेटा जितना आपने एक्सपायर्ड पोर्शन किया है सिर्फ वो लिखें। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं 50 रुपए लिखूंगा तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि 10 रुपए जब 50 रुपए माइनस करूंगा तो 10 रुपए कम प्रॉफिट शो होगा, जबकि एक्चुअल मेरा एक्सपेंस कितना हुआ है? 40 रुपए का एक्सपेंस हुआ है। बाकी तो भी पड़े हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमने 50 रुपए पे तो कर दिए, बिल्कुल पे कर दिए, लेकिन ये जो 10 रुपए हैं ये अभी तक आपके पास एज अ एसेट्स के तौर पे पड़े हुए हैं, ये आपने भी कंज्यूम नहीं किया, तो आप इसको एसेट्स में शो करेंगे। दोबारा सुन लें, व्हाट यू पे इज कॉल्ड कॉस्ट, एक्सपायर्ड पोर्शन या यूज्ड पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सपेंस। हाँ, आपने 10 बॉल पॉइंट खरीदी थी, 10 की 10 यूज कर ली, वही कॉस्ट है, वही एक्सपेंस है। तो जब भी हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम उसमें से एक्सपेंसेस को लिखते हैं, ना कि कॉस्ट को लिखते हैं, क्योंकि कॉस्ट हमेशा आपकी ज्यादा होती है। मैं पॉसिबल उस कॉस्ट में से कुछ चीजें बची पड़ी हों। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल मंगवाया प्रोडक्शन करने के लिए, साल जब खत्म हुआ तो 8 लाख का आपने कंज्यूम कर लिया, 2 लाख का भी पड़ा हुआ है। अब अगर आप अपनी स्टेटमेंट के अंदर 10 लाख माइनस करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि अभी तो 2 लाख का पड़ा हुआ आपके पास, आपको इस साल 8 लाख ही माइनस करना चाहिए, वो 2 लाख अगले साल में शिफ्ट हो जाएगा, उसको अगले साल जाकर ट्रीट करेंगे। सो दैट्स व्हाई जो इनकम स्टेटमेंट कहती है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वो चीज इसमें से माइनस करनी है जो आप कंज्यूम कर चुके हैं, ना कि आपने सारी की सारी अमाउंट को करना है। हाँ, अगर आपने सारा कंज्यूम कर लिया तो फिर वो सारे का सारा आपका एक्सपेंस बन जाएगा। जी आदिल बेटा, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? सर मैं पूछना चाह रहा था कि एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल हम कोई चीज लेने के लिए जाते हैं तो हमें वो ये नहीं कहते कि हमारे इस पर एक्सपेंसेस इतने आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम
कोई जूता खरीदना चाहते हैं तो वो हमसे उसकी कॉस्ट वसूल करते हैं या एक्सपेंसेस हमसे वसूल करेंगे? देखिए बेटा, वो हम टर्म यूज करते हैं बेसिकली, वो हमारे वो मुंह पे चढ़ चुकी जी हमने इतना एक्सपेंस किया, बेसिकली वो आप कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने मोबाइल खरीदा 22,000 रुपए का, तो मैं कहता हूँ ये 22,000 रुपया आपकी कॉस्ट है। अच्छा, अब जी वो एक्सपेंस इसलिए बन जाता है कि उसी मोबाइल फोन को हमने कंज्यूम कर लेना है, इसलिए वो साथ ही हमारा एक्सपेंस भी बन गया, हम उसको एक्सपेंस बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेटा जब बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में हम जाएंगे, जब हम बिजनेस के अंदर जाएंगे, तो कॉस्ट और एक्सपेंस इज टोटली सेपरेट थिंग। अब फॉर एग्जांपल अगर आप रोजमर्रा की जरूरत की बात करेंगे तो उसके लिए हम एक्सपेंस का वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि वो जो चीज हम लेके आ रहे होते हैं वो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं साथ साथ। लेकिन बिजनेस के अंदर हो सकता है कि उसमें से कुछ चीजें बच जाएं। अब अगर आप ग्रोसरी लेके आते हैं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप महीने की ग्रोसरी लेके आते हैं, आप कहते हैं जी मैंने 10,000 रुपए का एक्सपेंस कर दिया। अगर देखा जाए टर्मिनोलॉजी के तौर पे तो वो एक्सपेंस नहीं है, वो अपनी कॉस्ट की है। मे पॉसिबल जब महीना खत्म हो, सुनिएगा, जब महीना खत्म हो तो उसमें से 2 घी के पैकेट आपके बचे हों, उसमें से एक आपका वो बचा हो, चीनी का पैकेट बचा हो, तो क्या होगा? तो अगर आप कहेंगे मेरा 10,000 का क्या एक्सपेंस हुआ, तो वो गलत होगा। उस साल आपके अभी 2 घी के पैकेट और एक शुगर के पैकेट की प्राइस बीच में से माइनस होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि मेरा 9,000 कुछ रुपए जो है वो खर्चा हुआ है, अगर आप ट्रू फ्रैक्शन फिगर देखना चाह रहे हैं। अदरवाइज अगर नहीं देखना चाह रहे तो फिर वही कॉस्ट है, वही एक्सपेंस है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि हम कॉस्ट और एक्सपेंस को डिफरेंशिएट इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट्स आए, और जो कि हम लोग आप रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम इसको इतना बॉदर नहीं करते। अगले जब महीने आप लेने जाएंगे तो मे भी आप 2 पैकेट कम लेने जाएंगे घी के, तो वो क्या होगा, अगले साल आपका जो एक्सपेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसको आप आगे इंप्लीमेंट करते जाएं। जी ठीक ठीक हो गया? मतलब वो हम यूज नहीं करते, लेकिन अगर बिजनेस टेक्नोलॉजीज में आएंगे तो बिजनेस यही कहता है कि अगर आपने किसी भी कंपनी की एग्जैक्ट ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करने हैं तो कॉस्ट को अलग से देखो, एक्सपेंस को अलग से देखो। हाँ, अगर उसने पूरे साल में वो सारी चीज कंज्यूम कर ली है तो वही उसका कॉस्ट है, वही उसका एक्सपेंस है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा हूँ, इससे आपको मेरे ख्याल अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज एक्सपेंस। तो जब भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो आपने एक्सपेंसेस को माइनस करना है। अगर आप सारा कंज्यूम कर चुके हैं तो वही आपका एक्सपेंस है, लेकिन अगर उसमें से कुछ बच चुका है तो सिर्फ जो कंज्यूम किया है वो माइनस करें, जो बाकी बच चुका है उसको अगले महीने में शिफ्ट कर दें। तो अगले महीने जाकर उसको प्लस माइनस कर लेंगे, यार इतने बच चुके हैं, अगले महीने में इतने प्लस माइनस हो जाएंगे, तो अगले महीने का जाके आपका बैलेंस इक्वल कर दें। व्हाट द आइडिया बेटा? ठीक है जी सर आप सेल्स में से माइनस करेंगे ना एक्सपेंसेस? जी, सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। ठीक है थैंक यू। ठीक हो गया जी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आई थिंक चीजें क्लियर है। यस सर। ओके, ये तो होगा थोड़ा सा बेटा, मैंने आपको बताया कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। एसेट्स को याद रखिएगा क्या होते हैं, लायबिलिटीज को याद रखिएगा क्या होते हैं, कैपिटल को याद रखिएगा क्या होते हैं, और ये इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। जस्ट मैंने आपको छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट दिए हैं। मैं आपको ये अभी बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैंने आपको बनाना सिखाना है कॉस्ट स्टेटमेंट्स कि कैसे बनती हैं। ये कॉन्सेप्ट्स वहां पे यूज होने हैं, तो जब मैं वहां पे कोई एसेट का नाम लूं तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये एसेट हमने पढ़ा था, सर ने हमें बताया था कि ये एसेट होता है, तो आपको पता होना चाहिए चीजों का। इसलिए सिर्फ पहले मैं आप लोगों की बेस बना रहा हूँ। ओके, ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एसेट्स लायबिलिटीज क्या होती है मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आते हैं बेटा यहाँ पे व्हाट इज बिजनेस। थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट्स और, उसके बाद फिर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ ले जाऊंगा आप लोगों को। जी, बिजनेस क्या होता है बेटा? व्हाट इज बिजनेस? अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं व्हाट इज बिजनेस, तो क्या डेफिनेशन होगी बिजनेस की? बिजनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? इस तरह कहते हैं जी मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मेरा फलाना बिजनेस है। बिजनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? एनी वन ऑफ यू? So anything we can prepare and then sell, and the profit and the loss generated, then the whole Anything time which is that can be produced and then it is sale, okay, and what that is the can profit or produce the sales। loss चलिए ठीक generated. है, और कोई डेफिनेशन बेटा इसके अलावा? Anyone else? जल्दी करें बेटा, हमारी कोई चीज हम खरीद कर लाते हैं, उसको बेचते हैं, उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है वो हमारा बिजनेस है। जो प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो उसको हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बोलते? आता तो सर वो बिजनेस में ही है ना। नहीं आता तो बिजनेस में ही, बिजनेस की इनकम हम स्टेटमेंट बिजनेस के ही बना रहे होते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन अगर बिजनेस को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज बिजनेस? एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट। एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। हर वो एक्टिविटी, बेटा मैं वर्ड लीगल यूज कर रहा हूं, हर वो लीगल एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं किस मकसद के लिए? फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट, के प्रॉफिट कमाने के लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, वो आपका बिजनेस है।
अब आप टेक्सटाइल का बिजनेस ले लें, आप उसमें कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं किस मकसद के लिए? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। आप मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल इंडस्ट्री ले लें, मोबाइल फोन क्यों बना रहे हैं? इसमें प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। एनी लीगल का वर्ड यूज करना जरूरी है, क्योंकि हर एक्टिविटी बिजनेस नहीं होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप कैसीनोज की बात करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर कैसीनोज जो है वो इलीगल है, लेकिन अगर आप यूके यूएसए में चले जाएंगे तो वहां पे वो लीगल एक्टिविटी है, और वहां पे कैसीनो जो है वो बिजनेस के तौर पे यूज हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में जो कैसीनो है वो बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। So that's why any legal activity performed for earning profit is called business. बिजनेस की बेटा आगे 3 कैटेगरीज हैं जो हम पढ़ते हैं। जी आदिल बेटा कुछ पूछना है? नो सर, आपका माइक ऑन हुआ था ना इसलिए मैंने पूछा। सर वैसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड थर्ड वन इज कंपनी। अब इसके बाद क्लास है आपकी 11 बजे। जी सर। अच्छा चले, हमारी फिर वीडियो भी एंड होने वाली, लास्ट 3 to 4 मिनट्स रह गए हैं। चले एक आधी डेफिनेशन मैं आपको और बताता हूँ, फिर बाकी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा क्या होता है? पहले टाइप सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इसको हम बोलते हैं आसान अल्फाज के अंदर ऐसा बिजनेस जिसको बोलते हैं वन मैन शो, यानी ऐसा बिजनेस जिसमें जस्ट एक ही बंदा होता है, वही मालिक होता है, वही प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेदार होता है, वही बिजनेस को रन कर रहा होता है, वही बिजनेस को रन कर रहा होता है। बेटा ये जो लोग लेट एंटर हो रहे हैं ना इसके अंदर, सीआर साहब आपने जरा नोट करते जाना है। अभी कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐड हो रहे हैं, जब हमारी क्लास खत्म होने वाली है तब वो ऐड हो रहे हैं। जी सर। मैं अलाउ जरूर कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं पॉसिबल मैं इतना लेट अलाउ ना करूँ, मैं उसको एक्सेप्ट ही ना करूँ। जेन्युइन रीजन तो हो सकती है, लेकिन बेटा इतना लेट ना हो तो आपको समझ ही कुछ नहीं आनी, क्योंकि हर जो मेरा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से अटैच होगा। जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा बिजनेस से, इससे पहले वाला हम पढ़ चुके होंगे। सो दैट्स वाई कोशिश करें कि आप क्लास में रेगुलर रहें और टाइमली मेरी ज्वाइन करें। जब भी मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ फौरी तौर पर उसको ज्वाइन किया करें। ओके बेटा, वन मैन शो का मतलब होता है कि वही बिजनेस जो है वो मालिक होता है, वही ओनर होता है और वही बिजनेस को रन कर रहा होता है। इसके अलावा उसके साथ कोई पार्टनर नहीं होता, अकेला होता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, मेडिकल स्टोर की एग्जांपल ले लें, छोटे छोटे जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसकी एग्जांपल ले लें। अगर आप अकेले चला रहे हैं बिजनेस को तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहे हैं। चले बेटा, अभी जो वीडियो हमारी एंड होने वाली है, जस्ट लास्ट 2 मिनट्स चल रहे हैं। आप ये देखिए, ये आमना कौसर कौन है जो अभी एंटर हो रही है? सर आपने बताना ये कल नेक्स्ट टाइम से बेटर कौन सा होता है कि वन मैन शो, पार्टनरशिप या कंपनी? सॉरी सर आपने मैंने कि डिफरेंस बताना है कि ये बेटर इनमें से कौन सा होता है कि एक बंदे को काम करना चाहिए या पार्टनरशिप में काम करना चाहिए? वो पहले आप तीनों सीखे, तीनों में डिफरेंस क्या है, देन आई विल गिव यू द आंसर। पहले मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बताना है, फिर पार्टनरशिप बताना है, फिर मैंने आपको कंपनी बताना है। तीनों के डिफरेंसेस जब आपके सामने आएंगे देन आपको आइडिया हो जाएगा। बेटा तीनों अच्छे हैं। अगर आपके पास सरमाया ज्यादा नहीं है, आप छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर आए। अगर आप चाहते हैं कि हमने थोड़ा बड़े लेवल पे काम करना है तो फिर 2-3 लोग मिलकर सरमाया लगा लें, वो पार्टनरशिप आ जाएगा। अगर बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपने बिजनेस करना है तो फिर आप कंपनी की तरफ आ जाएं। पहले हम इन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में, इनका मतलब क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है, देन फिर हम डिसाइड करें कौन सा बेहतर है। ठीक हो गया? जी बेहतर होगा यस सर। सर। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस से। सीआर साहब अटेंडेंस मार्क करें आप इनकी। ये जो मेरे पास शो हो रहे हैं इस वक्त 32 मेंबर्स शो हो रहे हैं क्लास की। कितनी स्ट्रेंथ है वैसे क्लास की? सर 65। 65। इसका मतलब है तकरीबन 50% लोग भी क्लास अटेंड नहीं कर रहे। इट्स नॉट अ गुड थिंग। जो लोग रेगुलर होंगे मेरी क्लास के अंदर, दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट रेगुलरिटी। ये मैं आपको बता दूं। जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे वो ये मत समझे कि शायद हमने ऑनलाइन पेपर देना है, जिस तरह आपका पहले से चलता था कि हम लोगों ने मिलजुल के पेपर हल कर लेना, नंबर तो आ ही जाने। दैट्स नॉट अ गुड थिंग बेटा। क्लासेस लें। जी सर। ठीक है, चले इंशाल्लाह। आप मुझे बेटा बताएं जो लोग प्रेजेंट है उसकी मुझे लिस्ट भेज दीजिएगा। क्लास में जीआर कौन है कि नहीं कोई? है सर। जीआर से भी कहें कि जो फीमेल्स क्लास नहीं ले रही बेटा वो भी क्लासेस लें, और आप बेटा जो मेल मेंबर्स हैं उनको भी बोलें कि क्लासेस लें। ठीक है, जी सर। चलें मुझे लिस्ट सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। सर डॉक्यूमेंट्स भी हेलो। सेंड कर दीजिएगा। ठीक है।
मैं कर देता हूँ बेटा, ये स्लाइड सेंड कर देता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।